All right, so now we are going to start with another topic of common rules. देखिए common rules by its name बड़ा clear है कि वो rules जो common हो, ठीक है? अब ये वो रूल्स नहीं है जो इनकम टैक्स रूल्स के नाम से आपके पास अवेलेबल होते हैं, जो बेसिकली सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है, ठीक है? यानी ऑर्डिनेंस आता है, उसके लिए रूल्स इशू किए जाते हैं। ये वो रूल्स की बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है ये एक्ट के अंदर ही, यानी इस लॉ के अंदर ही, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ही बेसिकली जो है वो आपके पास हमने कुछ जो है वो रूल्स रखे हैं व्हिच आर कॉमन, ठीक है? और आप इन्हें जो है वो डिफरेंट जगहों पे, अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि भई एक वर्ड यूज़ होता है कॉस्ट। अब ये कॉस्ट का वर्ड अगर हम बात करें तो बड़ा जो है वो कॉमन सा वर्ड है। हर हेड में यूज़ हो सकता है। रिसीट ऑफ इनकम की बात करें, फेयर मार्केट वैल्यू की बात करें, करेंसी की बात करें, तो हमने कहा भाई ये वो चीज़ें हैं कि जो व्हिच आर वेरी मच कॉमन ना। तो अब लॉ क्या कह रहा है? लॉ इसके लिए बात कर रहा है कि भाई हमने इंस्टेड ऑफ जस्ट डुप्लीकेटिंग द थिंग्स, ठीक है, हम ये नहीं कर रहे कि हम हर जगह पे बार बार जो है जहां पे वर्ड फेयर मार्केट वैल्यू यूज हो हम वहां पे बताएं कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो आपके पास एक ही साथ जो है वो चीजों को आपको बता दिया, ठीक है, कि एक जगह पे हम लिख रहे हैं कॉमन रूल्स के नाम से, एक अलग से चैप्टर हम जो है वो यहाँ पे आपके पास मेंशन कर देते हैं, ताकि जब भी आपको इस तरह के वर्ड्स के बारे में, इस तरह की चीज़ों के बारे में रूल्स पता करने हों, तो आप इस टॉपिक के अंदर आएँ और इसके ऊपर आप जो है वो देख लें इसको। तो ये कॉमन रूल्स का क्राइटेरिया। अच्छा, ये डेफिनिशंस नहीं है, ये डिफाइन करने वाली चीज़ें नहीं है, यहाँ पे इसने बेसिकली रूल्स बताएँ, ठीक है? कि भाई इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अगर फेयर मार्केट वैल्यू की हम बात करें तो इस केस में क्या है, उस केस में क्या, अपॉर्चमेंट की बात करें तो किस तरह से होगी। तो ये इस तरह के रूल्स है, तो ये डेफिनिशन नहीं है, वरना तो सेक्शन 2 में बता देता। अब आपके साथ जो कॉमन रूल्स डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है? कुछ की बात इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर है, कुछ की बात एसेट्स के अंदर है और बाकी जो रह जाते हैं उसकी बात आपके सामने जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट की जाएगी, ठीक है? तो स्टार्टिंग विद अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। देखिए, जब हम अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस की बात करते हैं तो बड़ा एक कॉमन सी बात है, ठीक है? अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस की क्या बात है कि भाई अगर आप कोई खर्चा करते हैं और आपको पता है कि आपने ये एक्सपेंस क्यों इनकर किया है, ठीक है? किस चीज़ के लिए इनकर किया है, ठीक है? तो भाई बड़ी आसान सी बात है कि भाई अगर आपने एक्सपेंस इनकर किया है, तो क्यों इनकर किया? भाई जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। एक ड्राइवर है कि जो आपने अपने पास रखा हुआ है। अच्छा भाई, ड्राइवर जो है वो आपने फॉर एग्जांपल आप उनसे जो है वो जो ड्राइव करवाते हैं वो घर के लिए भी करवाते हैं और ऑफिस भी लेके चले जाते हैं। ऑफिस के वहाँ पे जो है आप चीज़ों के अंदर उसको उसको यूज़ करते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ये ड्राइवर सिर्फ़ घर के लिए रखा हुआ है? ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, नहीं कह सकता भाई। अच्छा, तो इसी तरह से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मैंने ड्राइवर घर ऑफिस के लिए रखा हुआ है? नहीं भाई, ये भी नहीं कह सकता मैं। क्यों? क्योंकि ये रखा ही मैंने दोनों के लिए। अच्छा भाई, अगर मैंने ड्राइवर ऐसा रखा हो कि जो मैंने किसी एक चीज़ के लिए रखा हो, तो फिर क्या ये सवाल आएगा कि मैंने किसके लिए रखा है? भाई मैंने रखा ही घर के लिए, मैं ऑफ़िस के लिए यूज़ ही नहीं करता उसको। तो क्या फिर ये सवाल आ सकता है कि भई आपने ये घर मतलब घर के लिए आप यूज़ करते हैं, ऑफ़िस के लिए कितना करते हैं? नहीं, ये आ ही नहीं सकता सवाल, क्योंकि मैंने रखा ही उसको, हायर ही मैंने घर के लिए किया था। तो यानी बात यहाँ पे क्या है कि जब आपको पता हो कि आपने एक एक्सपेंस इनकर किया है, तो ये आइडेंटिफाएबल है, ये रिलेटेबल है, ठीक है? आपको पता है कि भई ये इनकर क्यों किया आपने, किस वजह से किया है, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आपको ये पता ही ना हो कि ये एक्सपेंस आपने क्यों इनकर किया है, ठीक है? तो फिर यहाँ पे बात सवाल जो है वो पैदा होगा कि भाई आपने अगर एक्सपेंस इनकर किया तो क्यों किया? ठीक है? तो जवाब क्या होगा इसका कि भाई एक्सपेंस इनकर अगर मैंने किया, तो अब आपके पास जो है वो, अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको लगेगा कि यार शायद मैंने इसके लिए किया हो, शायद मैंने इसके लिए किया हो, ठीक है? और ये जब वर्ड आप शायद कह रहे हैं, तो आप शायद नहीं, आप सर्टेन है कि मैंने इसके लिए भी किया, इसके लिए भी किया। तो जब इसके लिए और इसके लिए किया, दोनों के लिए किया, तो फिर तो बात ये है कि कॉमन एक्सपेंडिचर हो गया। बात क्लियर है? और जब कॉमन एक्सपेंडिचर हो, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है? आप फिर उसको जो है वो एलोकेट करते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, भई मैं और आप मिल के जो है हमने कहा भई हम नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ एक्सपेंडिचर्स वो हैं कि जो फ्लाइट का है, ठीक है? तो भई मेरी टिकट अपनी है, आपकी टिकट अपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर हमने कहा यार वहाँ जाएँगे तो ज़ाहिर है हम एक ही रूम
जो है वो मतलब लेंगे, 2 दोस्त हैं हम आपस में, ठीक है? तो एक ही ज़ाहिर है अब अलग-अलग रहेंगे तो एन्जॉय कैसे करेंगे, ठीक है? तो फिर ट्रैवल भी हम साथ करेंगे, एक टैक्सी करवाएँगे, एक करीम कराएँगे, जो भी करवाएँगे आप। फिर जहाँ-जहाँ जाना होगा ज़ाहिर है लंच भी साथ करेंगे, डिनर भी साथ करेंगे, ब्रेकफ़ास्ट भी साथ करेंगे, ठीक है? कॉम्प्लिमेंट्री अगर ब्रेकफ़ास्ट है तो एक अलग इश्यू है। तो यानी बात क्या हुई कि अगर मैं इसमें पूरी एग्ज़ाम्पल के अंदर, इस टूर के अंदर मैं कहूँ टिकट, तो आप कहेंगे भाई स्पेसिफिकली दोनों की अलग-अलग है, नाम पेश हुई हुई है। लेकिन अगर मैं इसके बाद होने वाले इन एक्सपेंसेस के इनकर करने की बात करूँ, तो मैं क्या कहूँगा? मैं क्या ये बता सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ पूरा का पूरा आपके लिए इनकर हुआ? नहीं। क्या ये कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा मेरे लिए इनकर हुआ? नहीं। तो ये कॉमन एक्सपेंडिचर है। तो कॉमन एक्सपेंडिचर है तो क्या हुआ? भाई दोनों टूर पे गए थे, दोनों ने एन्जॉय किया। अब ये थोड़ी देखेंगे आपने ज़्यादा खाया, मैंने कम खाया या मैंने कम खाया जो है वो मैंने ज़्यादा खाया, आपने कम खाया। तो मतलब ये चीज़ें तो नहीं देखेंगे ना। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई अब इसको डिवाइड कर दो यार। ठीक है, अब इसको आप जो है वो एक्सपेंस कर दो। हाँ, अगर उसमें होटल के अंदर भी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल रूम्स भी अलग-अलग बुक किए थे, तो भाई ठीक है, अब ये स्पेसिफिकली हो गया कि भाई रूम एक अलग, एक रूम अलग हो गया। बात क्लियर है? तो जब आपकी बात आएगी कॉमन की, तो वहाँ पे बात होगी अपॉर्शनमेंट की, ठीक है? वहाँ डिवीज़न की बात होगी, ठीक है? तो अब लॉ भी इसी इसी के ऊपर जो है वो बात करता है आपके साथ। क्या बात करता है? अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, ठीक है? वेयर एन expenditures डिडक्शन अलाउंसेस, ठीक है? अब आप उसे एक्सपेंडिचर कहें, एक्सपेंडिचर्स कहें, डिडक्शंस कहें, अलाउंसेस कहें, ठीक है? अलाउंसेस यानी आपके पास डिडक्टिबल अलाउंसेस या कुछ भी हो। रिलेट टू डेरिवेशन ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम, ठीक है? डेरिवेशन ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम की मतलब एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम को अगर आप ड्राइव करने की बात करते हैं, द डेरिवेशन ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम, ठीक है? एक से ज़्यादा हेड ऑफ इनकम की अगर आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एक्सपेंडिचर इनकर किया, मैंने एक स्टाफ हायर किया। अब उस स्टाफ को मैं अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ड्राइव करने के लिए भी यूज़ करता हूँ, इनकम फ्रॉम बिज़नेस के लिए भी यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो अब मैं कैसे कहूँ कि मैंने ये सिर्फ़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया है इस स्टाफ को, ठीक है? ज़ाहिर है मुझे उसकी सैलरी का एक्सपेंस लेना है, ठीक है? अपनी बुक्स के अंदर अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर। तो मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ले जाऊँ या मैं इनकम फ्रॉम बिज़नेस में ले जाऊँ, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि देखिए आपने इसको दोनों के लिए इनकर किया है, ठीक है? आपने मोर देन वन हेड ऑफ इनकम के लिए ये एक्सपेंस इनकर किया है, तो इट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एलोकेटेड टू एनी वन हेड ऑफ इनकम, रादर यू विल हैव टू अपोर्शन इट, ठीक है? आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो द डेरिवेशन ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम और द डेरिवेशन ऑफ इनकम कंप्राइजिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर एफटीआर, ठीक है? एक तरफ आपकी एनटीआर है, एक तरफ आपकी एफटीआर है, ठीक है? अब आप कह रहे हैं एक तरफ एनटीआर है, एक तरफ एफटीआर है, तो जब आपकी एनटीआर है और एफटीआर है, फॉर एग्जांपल एक तरफ जो है मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस ड्राइव करता हूँ, दूसरी तरफ डिविडेंड इनकम। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टाफ रखा है, मैंने कहा यार तुम मेरी डिविडेंड की इनकम को, प्रॉफिट ऑन डेट को, ठीक है, ये एफटीआर की जो इनकम्स है उसको भी मैनेज करो और मेरी जो है वो फॉर एग्जांपल आप जो है मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस को भी मैनेज करो। तो अगेन यहाँ पे क्या बात आएगी? आप कहेंगे क्या ये एक स्पेसिफिकली आपने जो है वो मतलब किसी इनकम फ्रॉम बिज़नेस के लिए किया है? नहीं भाई, इनकम फ्रॉम बिज़नेस के लिए नहीं किया, मैंने तो दोनों के लिए रखा था। अब यहाँ पे बात देखो, ये अपॉर्शनमेंट क्यों ज़रूरी है? उसका एक रीज़न ये है कि जब आप कहते हैं एनटीआर तो वहाँ डिडक्शंस मिल जाती है। जब आप कहते हैं एफटीआर तो वहाँ डिडक्शंस नहीं मिलती। तो अगर आप पूरा एनटीआर में ले जाओ तो आपका तो मज़े हो गए, ठीक है? आपने तो हालाँकि उसको एफटीआर के लिए भी यूज़ किया था। अच्छा भाई, अगर आप उसे पूरा एफटीआर में ले जाओ तो आपका नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि एफटीआर में तो डिडक्शन नहीं मिलती, सारी की सारी डिसअलाउ हो जाएगी और ये एफबीआर चाहेगा कि ये हो, ठीक है? इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए, बैंकिंग के लिए, तो इस तरह के ऑर्डर्स बहुत सारे आपको नज़र आते हैं और वैसे भी इन जनरल कि वो चाहेगा कमिश्नर ऑफिसर चाहेगा कि ये इसको एफटीआर क्लासिफाई करवाया जाए, ठीक है? कि ये एक्सपेंस एफटीआर के लिए इनकर हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिसअलाउंस हो जाती है। बात क्लियर है? तो इसलिए ये अपॉर्शनमेंट की इंपॉर्टेंस समझे कि कितनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। द डेरिवेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर वन हेड ऑफ इनकम एंड टू सम अदर पर्पस एग्जाम्प्ट इनकम के लिए। भाई आपने एक स्टाफ रखा, आपने कहा भाई तो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम विच इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स उसको भी मैनेज कीजिएगा आप, और मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो एनटीआर में फॉल करती है उसको भी आप जो है वो मैनेज कीजिएगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन एग्जेम्प्ट इनकम की बात करते हैं तो नो एक्सपेंस इज अलाउड अंडर अंडर एग्जेम्प्ट इनकम, ठीक है? वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, तो वहां पे आपको एक्सपेंडिचर मिल जाता है। पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट में ले जाऊं तो मेरे मेरे लिए मसला, और पूरा इनकम फ्रॉम बिजनेस में ले जाऊं तो एफबीआर मसला करेगा कि भाई ये क्या कर दिया आपने। तो दोनों के लिए तो अपॉर्शनमेंट कीजिए। तो यानी तीन जगहें वो हैं कि जहां आपको लॉ कहता है कि अपॉर्शनमेंट कीजिए, ठीक है? कहां कहां? द डेरिवेशन ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम, फिर एनटीआर और एफटीआर की बात, या फिर आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स और इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स की बात। बात क्लियर है? अब वो क्या कहता है? द एक्सपेंडिचर्स डिडक्शन एंड अलाउंसेस शैल बी अपोर्शनड ऑन एनी रीजनेबल बेसिस,
taking into account of the relative nature and size of the activities to which the amount relates. देखिए again, आप ऐसे ही फॉर्मूला लगा के आप अकाउंटेंट जरूर हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं कीजिएगा कि आप स्ट्रेट अवे जो है वो एक फॉर्मूला लगाया, आपने ठक करके उसको जो है वो डिवाइड कर दिया। नहीं भाई, आपने उसके अंदर चीजें चेक करनी है। क्या चेक करना है? ऑन एनी रीजनेबल बेसिस, ठीक है, बेसिस आप फाइंड आउट कीजिए, लेकिन फिर भी टेकिंग अकाउंट ऑफ द रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ द एक्टिविटीज टू विच द अमाउंट रिलेट्स। अब आप कह रहे हैं सैलरी, उस बेचारे ने तो पूरी जिंदगी का 1 घंटा जो है, पूरे साल का 1 घंटा डिविडेंड इनकम पे लगाया, ठीक है, और दूसरी तरफ उसने पूरा टाइम अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेरिवेशन में आपके लिए लगाया। तो क्या ये जस्टिफाइड है कि आप जो है वो उसको रेवेन्यू की बेसिस के ऊपर अपोर्शन कर दें? नहीं भाई, फिर नहीं हो सकता। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना टाइम इनकर किया उसने। तो टाइम इनकर नहीं किया वहां पे, फॉर एग्जाम्पल। बात क्लियर है? वरना तो बड़ा आसान है ना कि आप बोले भाई रेवेन्यू की बेसिस पे अपोर्शन कीजिए। तो रेवेन्यू की बेसिस पे अपोर्शन क्यों करूं? क्योंकि भाई वहां तो आपने बिजनेस में ज्यादा टाइम लगाया, इसने डिविडेंड में तो कम टाइम लगाया इसने। बात क्लियर है? तो देखना क्या है कि बेसिस जरूर फाइंड आउट कीजिए, लेकिन टेकिंग अकाउंट ऑफ द रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ द एक्टिविटीज टू विच द अमाउंट रिलेट्स, ये जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशंस आपके पास हो सकती हैं कि जब चाहे डिडक्टेबल अलाउंस हो, डिडक्शन हो, एक्सपेंस कीजिए, एक्सपेंडिचर कीजिए, जब ये सिचुएशंस हो तो यू विल हैव टू अपोर्शन इट ऑन एनी रीजनेबल बेसिस टेकिंग इनटू अकाउंट द रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ द एक्टिविटीज। तो ये सारी चीजें जो है वो अपोर्शनमेंट के अंदर आपके साथ डिस्कस की गई सेक्शन 67 के अंदर। और फिर इसके बाद नेक्स्ट उसमें हमने आपके साथ रूल 13 जो इस जो है वो अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन से पर्टेन करता है, इसको आपके साथ जो है हम डिस्कस करेंगे।